हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आईएएस एग्जाम चैनल में। दोस्तों, कल मैंने आपकी शुरुआत पॉलिटी से की थी और कुछ मैंने आपको बताया हुआ था कैबिनेट मिशन के बारे में और उन्होंने क्या क्या सुझाव रखे थे। दोस्तों, तो जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, ठीक है ना, तो सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने नोट्स बनाइए और कॉपी पेन लेकर बैठिए। जिसको वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है ना, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, आज की क्लास वहीं से आगे से शुरुआत करते हैं कैबिनेट मिशन से, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ में और शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है ना। दोस्तों देखिए कैबिनेट मिशन। और दोस्तों ये कैबिनेट मिशन आपका कब आया था? 1946 में दोस्तों, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन आपका 1946 में आया था और इसमें कुल कितने सदस्य थे? कुल 389 सदस्य थे। और इनको कैसे चुना जाना था? प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था, ठीक है ना। जैसे राज्य या जो भी थे वहां से प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य लिया जाना था। इस प्रकार दोस्तों कुल वहां पर कितने सदस्य हो पाए थे? 389। 389 में दोस्तों जो 296 सदस्य थे ये आपके कहाँ से थे? ब्रिटिश भारत के। और 93 सदस्य आपके कहाँ थे? देसी रियासत से, ठीक। ब्रिटिश भारत दोस्तों, ब्रिटिश भारत उस भारत को कहा जाता था जिस पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार था, जिस पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार था। और जब उस समय की बात करें 1946 की दोस्तों, तो उस समय आपके पास 11 प्रांत और 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। कितने दोस्तों? 11 प्रांत और 4 कमिश्नरी क्षेत्र। दोस्तों कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब ये होता है जैसे आपके यहाँ वर्तमान में केंद्र शासित जो प्रदेश है जिस पर केंद्र का अधिकार होता है, उसी प्रकार वहां पर ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे, ठीक है ना। 4 कमिश्नरी क्षेत्र। बात करें जरा देखें, ये जो ब्रिटिश भारत लिखा हुआ है, अगर इसकी बात करें दोस्तों तो वहां पर आपके 11 प्रांत थे उस टाइम 1946 में, प्लस 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। 4 कमिश्नरी क्षेत्र, ठीक है ना दोस्तों। कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। 4 कौन कौन से थे जरा देखिए। एक आपका शायद दिल्ली था, ठीक है ना दोस्तों, दिल्ली। और एक आपका हुआ करता था कुर्ग, कुर्ग यानी कि कर्नाटक, ठीक है ना। एक आपका हुआ करता था अजमेर दोस्तों। एक आपका हुआ करता था दिल्ली, ठीक है ना दोस्तों, दिल्ली। दिल्ली के बाद एक कुर्ग और कुर्ग के बाद आपका अजमेर हुआ करता था दोस्तों। जरा 4 कमिश्नरी क्षेत्र, इनके नाम दोस्तों जरा देखिए कौन कौन से थे चारों। एक जरा देखिए दिल्ली आपका था, ठीक है ना दोस्तों, दिल्ली। दिल्ली के बाद एक दूसरा आपका था कुर्ग, और कुर्ग आपका कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। ये कहाँ पर पड़ेगा? कर्नाटक में। इसके बाद एक आपका क्षेत्र था अजमेर, कमिश्नरी जो क्षेत्र थे। और एक दोस्तों आपका था बलूचिस्तान, यानी ये पाकिस्तान में था उस समय, बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान जिसे बोलते हैं। और ये आपका कहाँ पर था? पाकिस्तान में। ये आपके 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे दोस्तों। कौन कौन से? जरा देखिए दिल्ली। कुर्ग आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में दोस्तों। अजमेर कहाँ? पता होगा, राजस्थान है वर्तमान में। बलूचिस्तान बात करें तो आपका कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ठीक है ना, उस टाइम था। तो ये था। इसमें भी क्या थे दोस्तों, जो ये 11 प्रांत थे, इन 11 प्रांतों में से 292 सीटें या 292 सदस्य लिए जाने थे। और जो ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, यहाँ से 4 सदस्य लिए जाने थे, ठीक है ना। टोटल आप जब ऐड करोगे 292 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा? 296 दोस्तों, ठीक है ना, 296। तो जरा आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। जरा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। जरा देखिए आगे अच्छे से आप लोग देखिए, जरा आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों जरा एक बार।
सूखा का। इसके बाद दोस्तों आगे जरा बात करते हैं, ठीक है ना दोस्तों, आप लोग बने रहिए सभी लोग। आगे की बात करें, जरा देखिए क्या हुआ था। बात करते हैं जुलाई अगस्त 1946, ठीक है ना दोस्तों। जरा देखिए क्या हुआ था, जुलाई और आपका क्या था, अगस्त 1946, ठीक है ना, 1946। और इस दिन आपका क्या होता है, आम चुनाव होता है दोस्तों, ठीक है ना, आम चुनाव। और कितनी सीटों पर, 296 सीटों पर आपका क्या होता है, चुनाव, ठीक है ना दोस्तों। और जो 93 ये सदस्य थे, 93 सदस्य, ठीक है ना, ये इनको किससे, कहाँ के थे ये, देसी रियासतों से, देसी रियासतों से, देसी रियासतों से, ठीक है ना दोस्तों। जो 93 ये सदस्य थे, इन्होंने इस संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया था, ठीक है ना। पहले ही से ये लोग अलग हो गए थे, इस कारण जो 93 सीटें थी आपकी क्या रिक्त पड़ी हुई थी, यानी खाली पड़ी हुई थी, और इन्होंने भाग नहीं लिया हुआ था। अब जब चुनाव जो हुआ वो दोस्तों आपकी कितनी सीटों पर हुआ, 296 सीटों पर। तो जरा देखिए, इन 296 सीटों में से एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी उस टाइम में, क्या थी पार्टी, कांग्रेस थी दोस्तों, ठीक है ना, कांग्रेस। और कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी दोस्तों, 208 सीटें, ठीक है ना। कांग्रेस ने कुल कितनी जीती थी सीटें, 208 दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद एक पार्टी और हुआ करती थी, मुस्लिम लीग दोस्तों, ठीक है ना, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग ने आपस में कितनी सीटें जीती थी, 73 सीटें, ठीक है ना दोस्तों, 73 सीटें। इसके बाद और देखिए दोस्तों, कुछ आपसी छोटी पार्टियां थी, छोटी पार्टियां, ठीक है ना दोस्तों, इन्होंने जीती थी 7 सीटें, ठीक है ना। कुछ यहां से आपके निर्दलीय भी थे, निर्दलीय, 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 ठीक है ना, इन्होंने आपको 8 सीटें जीती थी, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों लोग, कौन सी छोटी पार्टियां, निर्दलीय, इन्हीं को कहीं कहीं किताबों पर लिखा होता है अन्य पार्टियां, अन्य पार्टियां, ठीक है ना दोस्तों, अन्य पार्टियां, ठीक। या 8-7 टोटल ऐसे भी लिख देते कभी कभार अन्य पार्टियां। और अन्य पार्टियां कितनी थी, 15, ठीक है ना, अन्य पार्टियां 15 सीटें मिली थी, पार्टी लिख रहे दोस्तों, 100 सीटें, 15 सीटें, ठीक है ना। ये था उस समय का आंकड़ा। और जो जीता था सबसे बड़ी जो समय पार्टी थी कांग्रेस, और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, 208 दोस्तों। मुस्लिम को कितनी सीटें मिली थी, 73 यानी 73। छोटी पार्टियों को 8, निर्दलीय को 7, छोटी पार्टियों को 7, निर्दलीय को 8। या आप इसे ये 2 अगर नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर अन्य पार्टियां टोटल कितना लिख सकते हो, 8, 7, 15। और जब आप ऐड करोगे तो आपकी कितनी सीटें हो जाएंगी, 296। ये चुनाव दोस्तों हुआ था कब, 1946 में, जुलाई अगस्त में आम चुनाव। अब इस चुनाव की अगर बात करें तो ये जो चुनाव था दोस्तों, ठीक है ना, चुनाव, ये आपका चुनाव, ठीक है ना, जरा ध्यान से देखिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, ठीक है ना। जो आपका चुनाव ये हुआ था, चुनाव, एक चुनाव, ये आपका चुनाव अप्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष था दोस्तों, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष था आपका चुनाव ये, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष मतलब सीधे जनता वोट सीधे नहीं डाल सकती थी। पहले के समय विधानसभा में डालेगी, यानी उनके सदस्यों को वोट डालेगी, और इसके बाद वे लोग सदस्य मिलकर संविधान सभा का क्या गठन करेंगे। इस कारण ये चुनाव कैसा था, अप्रत्यक्ष था, ठीक है ना दोस्तों। ये आपका था इतने आंकड़ा, ठीक। यानी कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, अन्य जो भी पार्टियां थी वो कितने सीटों पर रहे थे, 15। अब जो भी दोस्तों ये चुनाव हुआ था, ठीक है ना दोस्तों, जो भी ये चुनाव हुआ था इसमें सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सेदारी की थी। कौन कौन से थे, जैसे बात करें जरा देखिए, ठीक है ना। इस चुनाव में देखिए जरा, अगर महिलाओं की दोस्तों बात करें, महिलाएं, 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 तो उस समय महिलाएं इसमें थी आपकी 15, ठीक है ना, 15 महिलाएं थी, ठीक है ना। अगर दोस्तों अनुसूचित जाति की बात करें, अनुसूचित जाति की,
अनुसूचित जाति, ठीक है ना। अनुसूचित जाति मतलब SC, और SC वर्ग के कितने लोग थे? 26, ठीक है ना दोस्तों। अगर ST की बात करें यानी अनुसूचित जनजाति, और यहाँ से कितने लोग थे? 33 लोग थे, ठीक है ना दोस्तों, 33 लोग। जरा देखिए, महिलाओं की संख्या आपकी 15 थी दोस्तों, ठीक है ना। और अनुसूचित जाति के लोग कितने? 26 लोग। अनुसूचित जनजाति यानी ST के लोग कितने थे? 33 लोग थे, ठीक। 15 महिलाएं थी, जिसमें अगर कुछ महिलाओं की मैं बात करूं तो एक आपकी थी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, ठीक है ना दोस्तों, सुचेता कृपलानी। एक आपकी थी सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। एक आपकी थी विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है ना दोस्तों। एक आपकी थी विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है ना। ये बात हो रही दोस्तों, ठीक है ना। या एक बार काम कर लेते हैं, पहले आप लोग इसको मत लिखिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर महिलाओं के बारे में आपको बाद में बताते हैं जरा, ठीक है ना। जरा एक बार देख लीजिए, जुलाई अगस्त 1946 का दोस्तों आम चुनाव हुआ था, जुलाई अगस्त 1946 में, और 296 सीटों पर दोस्तों हुआ था, ठीक है ना। 296 वहां पर क्या हुआ था? ये चुनाव आपका अप्रत्यक्ष था, और इसमें वयस्क मताधिकार का भी प्रयोग नहीं किया गया था। वयस्क मताधिकार से मतलब है दोस्तों 18 वर्ष के हुए सभी व्यक्ति जो चुनाव में भाग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो नहीं हुआ था, और ये आपका अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था 296 सीटों में, जिसमें एक बहुत बड़ी पार्टी उस समय उभरा करती थी, वो थी आपकी दोस्तों कांग्रेस। और कांग्रेस ने आपकी कितनी सीटें जीती थी? 208। इसके बाद मुस्लिम लीग ने दोस्तों जीती थी 73 सीटें। इसके बाद अन्य पार्टियां यानी छोटी जो निर्दलीय थी, टोटल मिला के 8 साथ 15 सीटें जीती गई थी। और इस चुनाव में सभी लोगों के तरीके ने भाग लिया था, या सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया था। इसमें आप दोस्तों आप देख रहे, जो महिलाएं थी कितनी थी? 15। इसके बाद अनुसूचित जाति के लोग कितने थे? 26, और अनुसूचित जनजाति के लोग कितने थे? 33। तो एक बार जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसके बाद आगे बात करते हैं। जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद अब देखिए जरा, यहाँ पर आगे बात करते हैं। इसके बाद देखते हैं कुछ आपकी और भी सीटें क्या होता है आगे, देखिएगा। देखिए दोस्तों, जो महिलाओं की यहाँ पर बात करते, महिलाएं 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 मैंने बताया था टोटल आपकी कितनी महिलाएं थी? 15। 15 में अगर कुछ महिलाओं की बात करें तो आप लोग जरा ध्यान से देखिए। एक आपकी थी विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। एक आपकी ये महिलाएं थी। दूसरी अगर महिला की बात करें तो आपकी थी सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ठीक है ना दोस्तों। और भी बात करें, ठीक है ना, तो आपकी थी सुचेता कृपलानी, ठीक है ना, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी। और एक मुस्लिम महिला थी बेगम रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला, मुस्लिम, ठीक है ना। यहाँ पर और लिख देते एकमात्र मुस्लिम महिला, मुस्लिम महिला, ठीक है ना। और उस महिला का क्या नाम था दोस्तों? बेगम रसूल, बेगम रसूल, ठीक है ना। इनके जन्म की बात करें दोस्तों पंजाब लाहौर में हुआ था, ठीक है ना, बेगम रसूल, ठीक। ये कुछ के मैंने नाम लिख दिए जो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछे जाए। विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, ठीक है ना। और एक मात्र मुस्लिम महिला थी, क्या नाम था? बेगम
वसूल इन 15 में। ठीक, और भी बात करें, अगर ये 15 महिलाएं थी दोस्तों, तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इस पर 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे किस पर? जब संविधान आपका बनकर तैयार हुआ था, हस्ताक्षर किए थे 8 महिलाओं ने। ठीक, 15 में से टोटल कितनी? 8 महिलाओं ने दोस्तों हस्ताक्षर किए थे। ठीक, तो एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। जरा एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, आगे क्या होता है। ठीक, जरा देखिएगा आप लोग, आगे की बात करें तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जरा देखिए दोस्तों, इसके बाद जरा आ जाइए, जरा ध्यान से आप लोग देखना। एक डेट है 9 दिसंबर 1946। ठीक है ना, इस दिन आपको मालूम क्या हुआ था? 1946 को पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक, ठीक है ना। कब? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, और ये कहां पर हुई थी? केंद्रीय कक्ष, या जिसे आप क्या बोलते हो, संसद भवन। ठीक है ना, संसद भवन में हुई थी। और ये कहां पर है दोस्तों? दिल्ली में। संसद भवन दिल्ली में पहली बैठक हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों। ठीक है ना, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों। ठीक है ना, पहली बैठक हुई थी। ठीक, पहली बैठक। इसके बाद आगे और बात करते, देखिए इस बैठक में हुआ क्या था। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से देखते रहिए क्या हुआ था, जरा देखते हैं। ठीक, अब जब ये पहली बैठक हुई थी तो कुल जो सदस्य थे यहाँ पर, कुल सदस्य, ठीक है ना दोस्तों, कुल सदस्य, और कुल सदस्य आपके कुल कितने यहाँ पर हो गए थे? 211 सदस्य आए थे इस बैठक में, जो 9 दिसंबर 1946 को कहां पर हुई थी? केंद्रीय कक्ष, संसद भवन या दिल्ली में। ठीक है ना दोस्तों, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को केंद्रीय कक्ष, संसद भवन दिल्ली में, और कुल सदस्य कितने थे? 211 लोग। ठीक, अब हो गया। ठीक है ना दोस्तों, अब जब 211 सदस्य आ गए तो यहाँ पर समस्या क्या आ गई कि अध्यक्ष किसे चुना जाए। ठीक है ना दोस्तों, अध्यक्ष किसे चुना जाए? तो वहां पर एक बात कही गई कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हो, ठीक है ना, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हो उसे क्या चुन लिया जाए? अध्यक्ष चुन लिया जाए दोस्तों। ठीक है ना, जो सबसे बुजुर्ग हो। और उस समय जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है ना दोस्तों, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। और उस समय कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इनको क्या चुना गया दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है ना दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक जो दिल्ली में हुई थी, और वहां पर कुल कितने सदस्य थे? 211, और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति उस समय थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों। ठीक है ना, इसके बाद बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक दूसरी बैठक ये कब होती है दोस्तों? 2 दिन बढ़ा दीजिए, 9 थे तो दूसरी आपकी होती 11 दिसंबर। ठीक है ना दोस्तों, 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। ठीक है ना दोस्तों, और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, यानी स्थायी रूप से ये चुने गए, स्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है ना दोस्तों, किसे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। कब? दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946। और किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है ना दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष। और बात करें यहीं पर उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष आपके बनाए गए, उपाध्यक्ष बनाए गए यहाँ पर इसी में कृष्णामचारी को, कृष्णामचारी चारी। ठीक है ना। और संवैधानिक सलाहकार जो बनाए गए, संवैधानिक सलाहकार जो संविधान के लिए सलाह देते थे, ठीक है ना, सलाहकार, वो आपके कौन थे? BN राव, BN राव को। ठीक है ना, संवैधानिक सलाहकार बनाएगा किसे? BN राव को। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान से देखिए, जो पहली बैठक हुई, ठीक, पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको वहां पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद दूसरी बैठक आपकी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। और उपाध्यक्ष के रूप में कृष्णामचारी, और संवैधानिक सलाहकार आपके कौन थे? BN राव थे। ठीक है ना। तो एक बार जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसके बाद आगे बात करते हैं जरा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप लोग, इसके बाद आगे बात करते हैं। जरा देखिए आगे क्या हुआ, फिर देखते हैं दोस्तों आगे। इसके बाद दोस्तों जरा आगे बात करते हैं। देखिए आप लोग, ठीक, अगली बात हुई एक तीसरी बैठक, तीसरी बैठक, तीसरी बैठक। और ये आपकी कब हुई? 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। और कब हुई? तीसरी बैठक। ठीक है ना, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों कौन सी बैठक हुई? तीसरी बैठक हुई आपकी। ठीक है ना, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। और इस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, जरा आप लोग देखिएगा वो निर्णय क्या था। तेरह दिसंबर 1946 तीसरी बैठक। और इस दिन एक व्यक्ति थे आपके जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने क्या किया था? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने क्या उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था? कब? 13 दिसंबर 1946 को। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है ना, के आधार पर बाद में भारत में प्रस्तावना का क्या उल्लेख होता है, यानी प्रस्तावना आपके लिए बनाई जाती है इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर बाद में। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को ही जवाहरलाल नेहरू ने इसमें क्या उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। अब जरा आप लोग ध्यान से दोस्तों देखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव था क्या और इसमें क्या क्या बातें होती, जरा देखिएगा। अगर बात करें पहले पॉइंट की, ठीक है ना, तो इन्होंने पहले बात ये क्या कही थी, जरा ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा था सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता के हाथ में हो, भारत की जनता के हाथ में हो, जनता के हाथ में हो। ठीक है ना, इन्होंने ये बात कही थी सर्वोच्च शक्ति
भारत की जनता के हाथ में हो। ठीक है ना, उद्देश्य प्रस्ताव में पहली बात ये बोली थी। ठीक है ना, इसने जवाहरलाल नेहरू ने, सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में हो, सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में हो, यानी जो भी जनता आपकी है, ठीक है ना, ये जिसे चाहेगी अपना प्रतिनिधित्व चुनेगी, ठीक है, और जिसे नहीं चाहेगी उसको हटा देगी। इसलिए पूरी जो शक्ति होना चाहिए सर्वोच्च, वो आपके जनता के हाथ में होना चाहिए, और जनता ही हमारे लिए मुख्य। पहली बात इन्होंने ये कही थी, क्या, सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में हो, जनता के हाथ में हो। ठीक है ना दोस्तों, सर्वोच्च शक्ति, ठीक, सर्वोच्च शक्ति किसके पास में हो, जनता के हाथ में। दूसरी बात जरा ध्यान से देखिएगा, दूसरी बात इन्होंने कहा ये था, चुनाव वैक्स मताधिकार के आधार पर हो, चुनाव, ठीक है ना, वैक्स मताधिकार के आधार पर हो, वैक्स मताधिकार के आधार पर हो। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव में। अब वैक्स मताधिकार का मतलब दोस्तों देखिए, 18 वर्ष या 18 वर्ष के हुए सभी व्यक्ति जिनको वोट डालने का अधिकार हो, उसे क्या बोला जाता है, वैक्स मताधिकार। ठीक है ना, 18 वर्ष या 18 वर्ष के अधिक के हुए सभी व्यक्ति जिनको वोट डालने का अधिकार हो, इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, वैक्स मताधिकार। ठीक है ना, ये मतलब है वैक्स मताधिकार का मतलब। ठीक है ना, वैक्स। तीसरी बात इन्होंने कही थी, क्या, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग, व पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा की जाए, रक्षा की जाए। ठीक है ना दोस्तों, या रक्षा के बारे में सोचा जाए। ठीक, ये बात कही गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946 में। किसने पारित किया, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव। क्या कहा था, पहली बात, जो सर्वोच्च शक्ति है वो भारत की जनता के हाथ में हो। दूसरी बात, जो चुनाव होगा वैक्स मताधिकार के आधार पर होगा। वैक्स मताधिकार का मतलब वे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष है और वोट डालने का अधिकार है। तीसरी बात कही थी, जो अल्पसंख्यक वर्ग यानी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है ना, जो बहुत पिछड़े हैं, जो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो इनके हितों की रक्षा के बारे में या इनके हितों के बारे में कुछ सोचा जाए उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा। चौथी बात इन्होंने कही थी, क्या, आर्थिक कौमा सामाजिक, ठीक है ना, आर्थिक कौमा सामाजिक व राजनीतिक न्याय की व्यवस्था हो, व राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की जाए, न्याय की व्यवस्था की जाए, व्यवस्था की जाए। ठीक है ना दोस्तों। अब आप देखिए 3 वर्ड आ रहे, एक आर्थिक और एक सामाजिक और एक राजनीतिक। ठीक है ना दोस्तों, ये 3 वर्ड है। ठीक, जरा आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। बात करें आर्थिक, ठीक है ना, आर्थिक का दोस्तों यहाँ पर मतलब ये है कि जो भी अमीर या गरीब व्यक्ति है, ठीक है ना, जो भी अमीर या गरीब व्यक्ति हैं, तो इनके बीच में जो धन की विषमता फैली हुई है, इनको दूर किया जाए। धन की विषमता का मतलब दोस्तों ये होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर अमीर व्यक्ति है तो उसी के पास धन है और गरीब व्यक्ति है तो उसके पास धन की व्यवस्था नहीं है। धन जो भी होगा वो बराबर मात्रा में हो, चाहे व्यक्ति अमीर हो चाहे आपका गरीब हो। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से कोई भेदभाव नहीं करेंगे और धन को पाने का सभी का अधिकार है। ठीक है ना, उसमें ये नहीं होगा कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो उसके पास ज्यादा धन होगा। ठीक है ना, जो भी लोग हैं तो इस जो भी धन की जो विषमता है, ठीक है ना, इसको दूर करके एक समान किया जाए, आर्थिक न्याय। ठीक, ये आपसे बात कही गई थी इसमें, किसमें, उद्देश्य प्रस्ताव में। दूसरी बात दोस्तों जरा देखिए, लिखा हुआ सामाजिक। सामाजिक का दोस्तों मतलब ये होता है जाति, धर्म, लिंग, रंग, रूप के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, जैसे बहुत सी आपके यहाँ पूरे भारत में बहुत सी जातियां रहती, जैसे कोई किस जाति से कोई किस जाति से, तो इस जाति को लेकर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। सभी जातियां बराबर हैं और सभी को बराबर अधिकार है। ठीक है ना, इस तरीके से। या दोस्तों लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा,
रंग रूप का मतलब ये होता है काले और गोरे को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि नहीं वो काला व्यक्ति है तो उसको ये अधिकार नहीं प्राप्त है, या वो गोरा व्यक्ति है उसको ये नहीं अधिकार प्राप्त है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। और यही इन्होंने बात बोली थी क्या, आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की जाए। ठीक, राजनीतिक का मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो भी राजनीति में व्यवस्था चलती है तो उस राजनीति में सभी वर्ग के लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा, या प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी वर्ग के लोग जाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इस राजनीति में जा सकते हैं और इस राजनीतिक न्याय को लेकर किसी पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस प्रस्ताव में कही, उद्देश्य प्रस्ताव में, ठीक है ना। बहुत एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो बात देखिए, सबसे पहली बात इन्होंने क्या कहा, सर्वोच्च शक्ति भारत के जनता के हाथ में हो, यानी जनता जिसे चाहेगी उसे अपना प्रतिनिधि चुनेगी, या जिसे नहीं चाहेगी, ठीक है ना, तो वो अपना प्रतिनिधि नहीं चुनेगी। जब उसको जरूरत लगेगा ये हमारा प्रतिनिधि अच्छा कैंडिडेट है तो जनता उसे चुनेगी, नहीं तो नहीं चुनेगी, ठीक। दूसरी बात कही थी वयस्क मताधिकार, यानी 18 वर्ष के हुए सभी व्यक्ति, ठीक है ना, 18 वर्ष या 18 वर्ष के अधिक के हुए सभी व्यक्ति जो चुनाव में भाग ले सकते हैं, तो ऐसा वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। तीसरी बात, जो अल्पसंख्यक या पिछड़े वर्ग के लोग या जो और भी नीचे वर्ग के लोग होते हैं, उन्होंने कहा इनके बारे में कुछ सोचा जाए, इनके हितों की रक्षा की जाए, ठीक है ना, इनके लिए कुछ ऐसे कार्य किए जाए ताकि ये लोग समाज में आगे बढ़ सके। कौन से, अल्पसंख्यक वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोग, ठीक। चौथी बात इन्होंने कही थी आर्थिक न्याय, यानी धन की विषमता को हटाना। सामाजिक न्याय, यानी जाति, रंग, रूप, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक न्याय, यानी राजनीति में सभी व्यक्तियों का, ठीक है ना, जाना अनिवार्य है, यानी सभी वर्ग के लोग जा सकते हैं, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ना ही ये किया जाएगा कि जो भी लोग राजनीति से जुड़े तो उन्हीं के घर के लोग राजनीति में आएंगे, सभी वर्ग के लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। ये बात किसने बोली थी, जवाहरलाल नेहरू में अपने किसमें, उद्देश्य प्रस्ताव में, ठीक है ना दोस्तों। तो एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बात करते हैं। ठीक है, ले लिया होगा दोस्तों आपने। इसके बाद जरा देखिए आगे आगे क्या होता है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, जरा देखिए। तीन चीजें होगी, पहली बैठक, दूसरी बैठक, ठीक, तीसरी बैठक और 3 चीजें आपकी होगी। इसके बाद दोस्तों आगे क्या होता है जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आगे ठीक है, डेट आती है, ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा क्या, एक डेट आती 26 नवंबर 26 नवंबर, और ये डेट कौन सी है, 1949, ठीक है ना दोस्तों, 26 नवंबर 1949, ठीक है ना। इस दिन क्या हुआ था, जो संविधान था आपका, संविधान, ठीक है ना, संविधान ये आपका आंशिक रूप से लागू हो गया था। किस रूप से, आंशिक रूप से लागू हो गया था, पूर्णता भी नहीं लागू हुआ था। क्यों, आंशिक रूप से लागू हो गया था। कौन सी तारीख थी, ध्यान देना आप लोग, 26 नवंबर 1949, या इसी दिन को संविधान को क्या किया गया, 3 वर्ड पूछे जाते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित
अंगीकृत अधिनियमित हुआ, आत्मसमर्पित किया गया। समर्पित किया गया, ठीक है ना। ये और ये डेट आपकी कौन सी है? 26 नवंबर दोस्तों 1949, ठीक है ना। अंगीकृत मतलब हम स्वीकार करते हैं, ठीक है ना, स्वीकार करते हैं। अधिनियमित मतलब हम इसको अपनाते हैं, और आत्मसमर्पित यानी पूरे, ठीक है ना, पूरे तरीके से हम इसके प्रति आत्मसमर्पित है, ठीक। अंगीकृत का मतलब स्वीकार करते हैं, अधिनियमित का मतलब अपनाते हैं, आत्मसमर्पित का मतलब हम पूरे तरीके से इस पर समर्पण है, अपना समर्पण करते हैं, ठीक है ना। और ये कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। और इस दिन संविधान आपका क्या आंशिक रूप से क्या दोस्तों हो गया था? आंशिक रूप से लागू हो गया था। लागू होने के बाद दोस्तों क्या हुआ था? आंशिक रूप से जब लागू हो गया तो इस दिन आपके कुछ जो आर्टिकल है, ठीक है ना, कुछ जो आर्टिकल है, ठीक, वो आपके लागू हो गए थे। जरा उन आर्टिकल के नाम देखते हैं कौन कौन से थे। एक आपका आर्टिकल लागू हुआ था 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है ना, 8, 9। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल लागू हुआ था 60, 324, ठीक है ना, 60, 324, 366, 367, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपके लागू हो गए थे। इसके बाद 379 आर्टिकल था। 379 के बाद 380, 380 के बाद आपका 388, 388 के बाद 391, 91 के बाद 392 और 393। ये आपके आर्टिकल लागू हो गए थे किस दिन? 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। और इतने आर्टिकल लागू हो गए थे, जरा एक बार इनकी गिनती कर लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है ना। यानी कुल आपके कितने 15 आर्टिकल लागू हो गए थे टोटल, इतने आपके वहां पर, ठीक है ना दोस्तों। संविधान, जिस दिन संविधान आंशिक रूप से हमारा लागू हुआ था, और आंशिक कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और ये आर्टिकल 15 के 15 उस दिन स्वतः ही लागू हो गए थे, ठीक। इसके बाद जो बच जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना, और वो आपके कब लागू होंगे? जब संविधान पूर्णतः लागू होगा। और पूर्णतः आपका कब लागू होगा? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अंतिम बैठक की बात करें, अंतिम बैठक कब हुई? संविधान की अंतिम बैठक, ठीक है ना दोस्तों। तो अंतिम बैठक इसकी हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। और इसके बाद 2 दिन बाद, ठीक है ना, एक डेट आती है 26 जनवरी 1950। 1950 संविधान पूर्णतः लागू हो गया। संविधान पूर्णतः लागू हो गया, ठीक है ना दोस्तों। संविधान पूर्णतः लागू हो गया, ठीक है ना। ये डेट है दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत सवाल यहाँ से बनते हैं। अंतिम बैठक कब हुई, ठीक है ना, आंशिक रूप से कब लागू हुआ, बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो अंतिम बैठक आपकी संविधान सभा की कब हुई? 24 जनवरी 1950। और संविधान कब पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। अब जरा दोस्तों एक बात जरा देखिएगा। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना, तो उस समय यहाँ पर जो हस्ताक्षर हुए थे कितने? 284 लोगों के वास्तविक हस्ताक्षर हुए थे। वास्तविक हस्ताक्षर, वास्तविक हस्ताक्षर कितने? 284 लोगों के, ठीक है ना। 284 सदस्यों ने वास्तविक हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से जो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो आपके किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, ठीक।
26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया और इसी दिन अंगीकृत अधिनियमित व आत्मसमर्पित किया गया। और आपके आर्टिकल कितने 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 80, 88, 91, 92, 93 इतने स्वतः लागू हो गए। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पूर्णतः लागू हुआ तो शेष आर्टिकल आपके लागू हो गए थे और 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। और जिसमें से सबसे पहले जो हस्ताक्षर दोस्तों किए थे किसने, जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद दूसरे जो हस्ताक्षर किए थे वो आपके राजस्थान के एक व्यक्ति थे, ठीक है ना, उन्होंने दूसरे हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं जरा क्या हुआ था आगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए आगे कुछ पॉइंट 1-2 बचे हुए हैं तो वो भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक दोस्तों। जरा एक बार यहाँ पर रुक जाइए। आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जब ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो इन्होंने 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया, ये 2 मंथ का गैप इन्होंने क्यों कर दिया। तो उसका दोस्तों रीजन है, ठीक है ना। 1929 में आ जाइए, 1929-30 में आपने पढ़ा होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रात्रि 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था, ठीक है ना दोस्तों। थोड़े बैक में आ जाइए, जरा हिस्ट्री में बात करते हैं। 1929-30 में जवाहरलाल नेहरू ने रात्रि में तिरंगा झंडा को फहराया था और उन्होंने उसी टाइम ये बात कही थी कि जब भी हम स्वतंत्र होंगे, ठीक है ना, अपने भाषण में जब भी स्वतंत्र होंगे वो हमारा दिन दोस्तों कौन सा होगा, 26 जनवरी को होगा। जब भी हम स्वतंत्र होंगे, ठीक है ना, वो हमारा दिन कौन सा होगा दोस्तों, 26 जनवरी को। तो उनकी तारीख को यादगार बनाने के लिए संविधान निर्माताओं ने जो संविधान था पूर्णतः वो कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को दोस्तों, ठीक है ना। वो यही रीजन था, ठीक है ना। 26 जनवरी क्यों, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की तारीख जो उन्होंने बात कही थी 26 जनवरी वाली, उनकी तारीख को यादगार बनाने के लिए इन्होंने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आगे जरा बात करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ पॉइंट आपके बचे हुए हैं जरा वो भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बार ले लीजिए जरा देखिए दोस्तों, कुछ आपके पॉइंट और बचे हुए हैं उनको भी आप लोग पूरा कर लीजिए। जरा देखिए दोस्तों, जरा देखिए, जब ये संविधान आपका पूर्ण बनकर लागू हो गया, ठीक है ना, तो उस टाइम की अगर बात करें, ठीक है ना, तो उस समय, ठीक है ना, उस समय की बात करें तो उस समय आपके 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे दोस्तों, ठीक है ना। और आपके 22 भाग थे, ठीक है ना, और 8 अनुसूचियां थी, अनुसूचियां, ठीक है ना। कब, ये कब बात हो रही, 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। उस समय आपके कितने आर्टिकल थे, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अगर दोस्तों वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में आपके बात करें तो 448 अनुच्छेद है, 448 अनुच्छेद और 25 आपके भाग है और 12 क्या अनुसूचियां, ठीक है ना। वर्तमान की आपके पास ये स्थिति है, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो वास्तविक रूप से आर्टिकल अभी भी कितने हैं, 395 दोस्तों। लेकिन होता क्या, कहीं खा गा बढ़ा के ऐसे टोटल संख्या कितनी हो गई है, 448, ठीक। लेकिन वास्तविक रूप से आपके अभी भी कितने 395 ही आर्टिकल है, ये वर्तमान की स्थिति, ठीक है ना। कुछ अन्य कारण और देख लेते हैं जरा। अन्य में क्या हुआ था, आपका जो राष्ट्रगीत था, राष्ट्रगीत इसे कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रगान की बात करें तो इसे भी कब अपनाया गया, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950, ठीक है ना दोस्तों, राष्ट्रगान। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है ना,
तो ये भी आपका कब था, 24 जनवरी 1950। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन जब आप नेट पे देखोगे इस आंकड़े को तो राष्ट्रीय ध्वज में लिखा होगा वहां पर दोस्तों 22 जुलाई 1947। ठीक है ना, 22 जुलाई 1947 को ये आंशिक रूप से था, लेकिन रियल में इसे कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। ये कुछ अन्य कार्य हुए थे क्या, राष्ट्रीय गीत आपका कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद कुछ पॉइंट जरा देख लीजिए। अगर समय की बात करें तो संविधान बनने में जो समय लगा था वो समय आपका था 2 वर्ष 11 माह और कितने दिन थे, 18 दिन। ठीक है ना दोस्तों। संविधान बनने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर खर्च की बात करें तो खर्च आया था 64 लाख रुपए का दोस्तों। ठीक है ना। अगर देशों की बात करें तो कितने देशों का अवलोकन किया गया था, तो 60 देशों का अवलोकन करने के बाद आपका संविधान बनाया गया था। ठीक है ना, 60 देशों का अवलोकन किया गया था, इसके बाद आपका संविधान क्या बनाया गया था, अवलोकन। ठीक है ना। अगर और बात करते हैं प्रतीक के रूप में, तो प्रतीक के रूप में इन्होंने क्या लिया था, हाथी का चिन्ह प्रतीक यानी मोहर के रूप में वहां पर रखा गया था। ठीक है ना दोस्तों। ठीक, तो जरा देख लीजिए, जब संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया तो उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। राष्ट्रीय गीत अपनाया गया 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान अपनाया गया 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 24 जनवरी 1950। जो समय प्रतीक चिन्ह के रूप में था वो हाथी था। समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। खर्च हुआ था 64 लाख रुपए का। और कितने देशों का अवलोकन किया गया था दोस्तों, 60 देशों का अवलोकन किया गया था। ठीक है ना दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है पढ़ाना, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो का आनंद उठाते रहते रहिए और सभी को शेयर करिए। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद कल मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।